सो वेलकम बैक टू दिस चैनल IBMI क्लासेस। और ये वीडियो हम हिंदी में रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए। और आज हम इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे DB2 में। 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये प्रेजेंटेशन IBMI क्लासेस के थ्रू प्रेजेंट हो रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रीफ अबाउट ट्रिगर्स, पर्पस ऑफ ट्रिगर्स, वेयर वी यूज द ट्रिगर्स कॉन्सेप्ट इन रियल टाइम। तो ट्रिगर्स क्या हैं, ट्रिगर्स का पर्पस क्या होता है, और हम कहाँ किस रियल टाइम में कहाँ पर यूज़ करते हैं ट्रिगर्स को। तो सबसे पहले ट्रिगर्स इन IBMI की बात करते हैं, IBMI DB2। सो ट्रिगर्स एक तरीके से बेसिकली एक सेट ऑफ एक्शंस होते हैं, यह प्रोग्राम है जो कि ट्रिगर होता है। तो ये रन्स ऑटोमेटिकली, मीन्स जब भी हमारी किसी भी टेबल में जिस पर मैंने ट्रिगर अप्लाई किया है, ट्रिगर लगाया है या अप्लाई किया है बोले, तो जैसे ही उसमें कुछ चेंज ऑपरेशन परफॉर्म होता है उस टेबल पर या उसके व्यू पर या उसकी LF पर या उस पर व्यू के ओवरव्यू पर, व्यू पर भी व्यू बनता है, तो अगर उस पर भी होता है तो मेरा जो ट्रिगर प्रोग्राम होगा या ट्रिगर से एसोसिएटेड जो भी एक्शंस मैंने लिखे होंगे क्रिएट ट्रिगर करते समय या फिर ट्रिगर बनाते समय यूजिंग @pftrg कमांड करते समय, तो उस समय क्या होगा, जो भी प्रोग्राम होगा वो ट्रिगर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और वो जो भी अपना फंक्शनैलिटी उसको करनी होगी, जो भी चेंजेस परफॉर्म करने होंगे सिस्टम में, वो करेगा। नाउ हमें जाना है कि ट्रिगर सेट ऑफ एक्शंस और प्रोग्राम होते हैं, ऑटोमेटिकली रन होते हैं। कब रन होते हैं? जब मेरी टेबल या व्यू या LF या व्यू ओवर व्यूमर पर कोई भी चेंज ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आके बात करेंगे चेंज ऑपरेशन की। अब वो चेंज ऑपरेशन क्या होते हैं डेटाबेस में? SQL इंसर्ट, SQL अपडेट, SQL डिलीट। तो मतलब अगर मेरी टेबल पर या व्यू LF या व्यू ओवर व्यू पर, मैं सबके लिए फाइल यूज कर रहा हूँ अभी, तो फाइल पर अगर इंसर्ट अपडेट या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तो अगर उससे एसोसिएटेड जो भी ट्रिगर उस पर लगा हुआ है तो वो ट्रिगर हो जाएगा, वो प्रोग्राम ट्रिगर ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा। बस एक रिकॉर्ड इंसर्ट, फॉर एग्जांपल अगर रिकॉर्ड इंसर्ट ट्रिगर लगा हुआ है तो इंसर्ट हुआ रिकॉर्ड और मेरा ट्रिगर फायर हो गया, मतलब ट्रिगर प्रोग्राम फायर हो गया। अब इसमें भी कंडीशंस होती हैं कि बिफोर लगाना है, आफ्टर लगाना है, कब लगाना है। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि किस कंडीशन में लगाना है, अपडेट होने पे लगाना है, डिलीट होने पे लगाना है, कितने ट्रिगर लगाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। तो चेंज ऑपरेशन से बात करेंगे तो चेंज ऑपरेशन से मतलब हो गया इंसर्ट अपडेट डिलीट। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर रीड की बात नहीं की, क्यों? उसकी बात मैं आगे करूँगा, और यहाँ पर क्यों नहीं की उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है जो कि मैं आगे डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब मैं आता हूँ मेन बात पर कि ट्रिगर्स दो तरीके के होते हैं, SQL और एक्सटर्नल। अब IBMI सिस्टम में जब हम @pftrg कमांड करते हैं, कोई फिजिकल फाइल मैंने क्रिएट की, उस पर मुझे एक ट्रिगर अप्लाई करना है कि इस फाइल में जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो, मेरा एक प्रोग्राम कॉल हो जाए ऑटोमेटिकली, और वो प्रोग्राम दूसरी फाइल 2 में जाकर एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दे उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक, तो अब उसके लिए मैं @pftrg कमांड, CL कमांड का यूज़ करता हूँ, और मैं उस पर एक ट्रिगर डिफाइन कर देता हूँ कि आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर लगा दिया कि जैसे ही इंसर्ट हो उसके जस्ट बाद दूसरी टेबल में रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट हो जाए, तो वो ट्रिगर लगाते ही आफ्टर इंसर्ट, और वो प्रोग्राम ट्रिगर होगा, कॉल, उसकी कॉल लगा देंगे प्रोग्राम की, और वो प्रोग्राम उसको जाके दूसरी टेबल में अपडेट कर देगा। तो ये तो @pftrg कमांड से करते हैं। तो जब हम @pftrg कमांड का यूज़ करके कोई ट्रिगर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रिगर। मतलब वो हमारी फाइल बन चुकी थी, उसके बाद हमने उस पर ट्रिगर लगाया। और जब हम क्रिएट ट्रिगर स्टेटमेंट strSQL पर लिखते हैं, SQL स्टेटमेंट एम्बेडेड SQL में लिखते हैं, तो उसे बोलते हैं SQL ट्रिगर्स। तो जो ट्रिगर क्रिएट ट्रिगर के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं किसी फाइल पर, डेटाबेस फाइल पर, तो वो SQL ट्रिगर होते हैं, और जो @pftrg कमांड को यूज़ करके बनाए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं, वो एक्सटर्नल ट्रिगर होते हैं। अब SQL ट्रिगर में हमेशा इंसर्ट अपडेट डिलीट ट्रिगर ही होते हैं,
मतलब यही आप डिफाइन कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकते हैं। मतलब रीड ट्रिगर आप डिफाइन नहीं कर सकते एसक्यूएल ट्रिगर्स में यूजिंग क्रिएट ट्रिगर। अब एक्सटर्नल ट्रिगर में आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रीड ट्रिगर को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। रीड ट्रिगर से मतलब है कि अगर मैं किसी फाइल को एक्सेस कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने उसके सारे रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं और मुझे मैंने रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, तो हर उस रीड ऑपरेशन पर, हर उस रो के रिट्रीवल पर, रीड होने पर मेरा ट्रिगर, रीड ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा और जो भी प्रोग्राम उस पर मेंशन होगा वो फायर होगा और वो अपना काम करेगा जाकर। तो रीड ट्रिगर हमेशा एक्सटर्नल ट्रिगर्स पर ही अप्लाई होता है, डिफाइन होता है, और एसक्यूएल ट्रिगर्स इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ट्रिगर्स ही होते हैं डिफाइन। तो इसीलिए मैंने ऊपर चेंज ऑपरेशन का से मतलब यहाँ पर लिया था सेकंड स्लाइड में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सेकंड स्लाइड में एसक्यूएल इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इसलिए क्योंकि वो एसक्यूएल में चेंज ऑपरेशन से मतलब है इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ना कि रीड से। तो रीड ऑपरेशन ऑप्शनली एक्सटर्नल ट्रिगर्स में डिफाइन कर सकते हैं। अब तीसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एक्सटर्नल ट्रिगर्स जो @pftrg कमांड से डिफाइन होता है वो सिर्फ टेबल पर हो सकता है। @pf सिर्फ एक टेबल है ना कि elf, तो ये pf या टेबल पर ही डिफाइन होता है। पर एसक्यूएल ट्रिगर्स जो हैं वो व्यू पर भी डिफाइंड होते हैं, elf व्यू ओवर व्यू पर भी डिफाइंड होते हैं, इंक्लूडिंग टेबल के साथ। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में, एसक्यूएल और एक्सटर्नल ट्रिगर्स में। और आई थिंक इस स्लाइड के बाद आपको ये नॉलेज हो गई होगी कि दो तरीके के ट्रिगर एसक्यूएल, एक्सटर्नल होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल ट्रिगर्स एंड एक्सटर्नल ट्रिगर्स, तो देन यू हैव द आंसर, आपके पास आंसर है। अब जो मेन थिंग है, एक पॉइंट है नोट करने के लिए कि कोई अगर पूछ ले कि कितने ट्रिगर मैक्सिमम किसी टेबल या किसी व्यू पर अप्लाई कर सकते हैं, तो 300। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर क्या हम व्यू पर ट्रिगर लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं, एसक्यूएल ट्रिगर लगा सकते हैं। पूछेगा कोई अगर मुझसे कि क्या एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं व्यू पर, क्योंकि उसमें @pftrg कमांड यूज होती है और @pftrg कमांड elf और व्यू के साथ इनकम्पैटिबल होती है। आप किसी elf या व्यू पर @pftrg कमांड नहीं चला सकते, क्योंकि @pftrg से सेंस ही बनता है कि वो pf पर ही चलेगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम 300 ट्रिगर्स एक टेबल, सिंगल टेबल या व्यू पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हम स्लाइड बाय स्लाइड जा रहे हैं और इन स्लाइड्स में भी अगर हम चाहेंगे तो इसमें ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं अपने आप में, जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। नाउ जब भी चेंज ऑपरेशन इनिशिएटेड होगा, चेंज ऑपरेशन से हमेशा मेरा मतलब है कि एसक्यूएल के केस में मतलब है मेरा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। वहाँ पर रीड यूज होगा एक्सटर्नल में, पर एसक्यूएल में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो वो ट्रिगर प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो जब भी हमारा चेंज ऑपरेशन होगा, इनिशिएट उस टेबल पर जिस पर ट्रिगर लगा हुआ है, तो हमारा ट्रिगर प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन होगा, हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब एसक्यूएल और एक्सटर्नल ट्रिगर्स क्या हम सेम टेबल पे लगा सकते हैं? हाँ, हम एक टेबल, एक पीएफ है या एक टेबल है एसक्यूएल टेबल, दोनों पर हम लगा सकते हैं ये एक्सटर्नल या एसक्यूएल ट्रिगर्स डिफाइन कर सकते हैं। अब एसक्यूएल और दोनों की बात करते हैं, एसक्यूएल और एक्सटर्नल ट्रिगर्स की, कि हाँ भाई मोर देन वन इवेंट्स में भी सिंगल ट्रिगर प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हैं। मोर देन वन इवेंट्स इन अ सिंगल ट्रिगर प्रोग्राम। तो सिंगल ट्रिगर प्रोग्राम के अंदर मोर देन वन इवेंट्स से मेरा क्या मतलब है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एसक्यूएल ट्रिगर्स में। एक्सटर्नल में क्या होता है कि रीड ट्रिगर हम ऐड कर सकते हैं, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया था अपनी इस स्लाइड में कि रीड ट्रिगर्स यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने एक बार और हाईलाइट किया उसे जस्ट। अब टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स ऑन अ टेबल, तो दो तरीके के बेसिकली होते, टाइमिंग के वाइज जाएँ तो बिफोर और आफ्टर हो गए, और फिर इवेंट वाइज जाएँ तो डिलीट, इंसर्ट, अपडेट हो गए। तो बिफोर डिलीट, बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट,
आफ्टर डिलीट, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, और लास्ट में आ जाता है रीड ओनली ट्रिगर, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ट्रिगर पर अप्लाई होता है, जो कि मैं शुरू से बता रहा हूँ। अब बिफोर ट्रिगर और बिफोर वाले ट्रिगर कहाँ पे अप्लाई होते हैं? फॉर एग्जांपल जहाँ पर मुझे वैलिडेट करना है कुछ, फॉर एग्जांपल मुझे एक रिकॉर्ड अपडेट करना है, मैं चेक करना चाहता हूँ अपडेट करने से पहले कि वेदर इट इज़ चेंज और नॉट। किसी कॉलम में कोई वैल्यू मैंने अपडेट करी, 2 कॉलम अपडेट के, 2 में से 1 कॉलम मुझे चेक करना है कि ये अपडेट हुआ है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उससे पहले मैं चेक करना चाहता हूँ, तो मैं बिफोर डिलीट ट्रिगर, डिलीट या बिफोर अपडेट करने से पहले, अपडेट करने से पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि इस कॉलम में वैल्यू, तो मैं एक प्रोग्राम ट्रिगर कर रहा हूँ, फायर कर रहा हूँ। वो प्रोग्राम को फायर होगा, वो चेक करेगा कि हाँ ये चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तभी मेरा वो ट्रिगर चले, अपडेट हो उसके बाद। तो बिफोर ट्रिगर में डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं होते, उसके पहले ही हमारे ट्रिगर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ट्रिगर फायर हो जाते हैं, ट्रिगर प्रोग्राम्स। और आफ्टर अपडेट में इंसर्ट, डिलीट और अपडेट हो जाता है उस टेबल में, और जैसे ही इंसर्ट या अपडेट या डिलीट ट्रिगर मतलब रिकॉर्ड होता है उस टेबल पे, हमारा ट्रिगर फायर हो जाता है, ट्रिगर प्रोग्राम, और हमारा जो भी वो उसको परफॉर्म करना होता है फंक्शन, वो करता है ट्रिगर प्रोग्राम। तो मतलब इसमें डेटाबेस में चेंजेस पहले से हो जाते हैं ट्रिगर प्रोग्राम के फायर होने से पहले। तो ये रीड ओनली ट्रिगर जो मैंने बताया था एक्सटर्नल ट्रिगर में ही डिफाइन होता है। और जब भी हम किसी फाइल को रीड करते हैं तो हर रीड ऑपरेशन पर, हर रो के रिट्रीवल पर ये ट्रिगर, जो रीड ट्रिगर में प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अब क्यों रियल टाइम में क्या यूसेज है? रियल टाइम में ट्रिगर्स का यूसेज होता है, सबसे पहले हम लॉग हिस्टोरिकल डेटा की बात करते हैं। बहुत सारे और भी रीजंस हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर 2 ही मैं मेंशन कर रहा हूँ। लॉग हिस्टोरिकल डेटा फॉर एग्जांपल, और देयर इज समथिंग एल्स ऑल्सो, कुछ और भी जो मैं बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल में डेटा इंसर्ट किया, फॉर एग्जांपल pf1 में, और मैं चाहता हूँ कि pf1 में जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट हो, मेरा एक रिकॉर्ड pf2 में भी इंसर्ट हो जाए, पर मैंने तो सिर्फ pf1 में रिकॉर्ड इंसर्ट किया है। अब pf2 में रिकॉर्ड किस तरह से जाएगा? तो यहाँ पर मैं ट्रिगर कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँगा, ट्रिगर प्रोग्राम का। जैसे ही वो pf1 में रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, तो आफ्टर इंसर्ट होने के बाद आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर मेरा एग्जीक्यूट होगा, और वो क्या करेगा, वो उस प्रोग्राम को फायर कर देगा, कॉल कर देगा, जो उस pf2 में जाके डेटा इंसर्ट कराएगा सिंपली। तो यहाँ पर ये वाला केस हो गया, यहाँ पर हम ट्रिगर का यूज़ कर सकते हैं और रियल टाइम में। और दूसरा रियल टाइम में यूज़ हो गया कि लॉग हिस्टोरिकल डेटा, फॉर एग्जांपल मैं किसी फाइल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट, डिलीट या अपडेट कुछ भी कर रहा हूँ, और जब भी मैं वो ऑपरेशन इस फाइल में करता हूँ, मुझे उसका लॉग चाहिए। तो मेरे पास एक हिस्ट्री फाइल है जहाँ पर मैं लॉग मेंटेन करता हूँ कि ये रिकॉर्ड इस टाइम पे डिलीट हुआ था, या इस टाइम पे इसमें अपडेटेशन हुए थे, इस टाइम में इंसर्ट हुआ था, यहाँ से हुआ था, इस वजह से हुआ था। तो मैं एक लॉग मेंटेन कर रहा हूँ। तो जब भी वो ऑपरेशन चले तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, बिफोर इंसर्ट यूज़ करूँगा। बिफोर इंसर्ट, बिफोर डिलीट, बिफोर अपडेट, उनके होने से पहले उस टेबल में मेरा एक ट्रिगर प्रोग्राम फायर होगा, और वो जाकर हमारी उस लॉग फाइल में डेट हिस्ट्री मतलब मेंटेन कर देगा, एक रिकॉर्ड इंसर्ट कराएगा कि ये रिकॉर्ड मेरा अपडेट हुआ है। या हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ वहाँ पर हो जाए उसके बाद हम करें, आफ्टर इंसर्ट भी लगा सकते हैं, बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट। ये हमारी रिक्वायरमेंट पर है कि मैं किस तरह से अपने डेटा को मेंटेन करना चाहता हूँ, किस तरीके से मैं डेटा इंसर्शन करना चाहता हूँ। मेंटेन रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, सबसे मेन पॉइंट ये था जो मुझे समझाना था इसमें, जो कि रियल टाइम इसका सबसे बड़ा यूसेज है। मैंने एक डेटाबेस सिस्टम अपना बनाया, मैंने कुछ टेबल्स बनाई। फॉर एग्जांपल मैंने 5 टेबल बनाई, 5 पीएफ फाइल्स बनाई, और मुझे उनके बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे 5 फाइलों में अलग अलग बार बार सेम रिकॉर्ड में जाकर सेव करूँ। फॉर एग्जांपल नेम और एज मैंने पहली फाइल में सेव किया है, फिर दूसरी फाइल में फिर जाके मैंने नेम, एज और आईडी और 2-4 फील्ड और सेव कर ली। फिर मैंने तीसरी फाइल में जाकर भी नेम, एज सेव किया और कुछ और फील्ड्स के अलावा अलग
फाइल फील्ड्स मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनके बीच में रिलेशनशिप हो और नेम जो है मेरा नेम इमेज एक ही फाइल में स्टोर हो और मेरे पास उनके बीच में रिलेशनशिप कीज हो जिसके थ्रू मैं किसी भी फाइल से कभी भी कोई डेटा एक्सेस कर सकूं। तो इसे बोलते हैं रिलेशनशिप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करना सिस्टम में। तो मैं ये कैसे करूँगा, मैं उनके बीच में प्राइमरी और फॉरेन की रिलेशनशिप मेंटेन करूँगा उन टेबल्स के बीच में। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपनी पेरेंट फाइल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट कराया। जब मैंने वो रिकॉर्ड इंसर्ट कराया फॉर एग्जांपल प्राइमरी की 1 से, तो अब उस प्राइमरी की के करस्पॉन्डिंग जो फॉरेन की होगी दूसरी टेबल्स में, फॉरेन की मतलब कि वो प्राइमरी की दूसरी टेबल में जाके स्टोर होगी, तो वो एज ए फॉरेन की इस टेबल के लिए पेरेंट टेबल के लिए वर्क करेगी। तो वो फॉरेन की अगर उस टेबल में नहीं एग्जिस्ट करेगी तो यहाँ पर हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट रिकॉर्ड हो जाएंगे। एक टेबल में एक प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है, दूसरे टेबल में उसके करस्पॉन्डिंग फॉरेन की है ही नहीं। तो यहाँ पर हम ट्रिगर का यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रिगर क्या करेगा, ट्रिगर प्रोग्राम जैसे ही वहाँ पर पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड आएगा, वो चाइल्ड टेबल जितनी उसके साथ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में होंगी, वो ट्रिगर प्रोग्राम उन सारी फाइलों में एक रिकॉर्ड उस प्राइमरी की के लिए एज अ फॉरेन की इंसर्ट करा देगा, ताकि मेरे सिस्टम में इंटेग्रिटी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी मेंटेन हो। और मैं एक साथ जब मैं एक जगह पेरेंट में डिलीट करूँ, वो सारी जितनी भी चाइल्ड टेबल्स हैं वो उन सब में एक ही बार में वो डेटा डिलीट हो जाए उस की के लिए, पर्टिकुलर की के लिए। तो यहाँ पर मेंटेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस केस में हम ट्रिगर्स का यूज़ कर सकते हैं। सो इतना ही था पहले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में। क्वेश्चन 2 आते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जर्नलिंग एंड व्हाई वी यूज़ जर्नलिंग कॉन्सेप्ट इन DB2। जर्नलिंग क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं। एक डेटाबेस फाइल होती है हमारे पास, हम उस डेटाबेस फाइल में इंसर्ट डिलीट अपडेट ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस करते हैं। तो उन चेंजेस को रिकॉर्ड हमें करना है, तो उन चेंजेस को कहीं सेव करना है मुझे, तो उसके लिए जर्नलिंग फीचर आता है, IBM ने इन्वेंट किया, जर्नलिंग फीचर हमें दिया। तो वो क्या करता है, डेटाबेस चेंजेस को रिकॉर्ड करता है। अब रिकॉर्ड कैसे करता है किसी ऑब्जेक्ट, क्योंकि IBM आई में तो एवरीथिंग इज लाइक, IBM आई सिस्टम में हम जाएंगे तो एवरीथिंग इज लाइक बेसिकली ऑब्जेक्ट। तो अब इसके लिए भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास। तो यहाँ पर हम 2 ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जर्नल ऑब्जेक्ट जिसका टाइप होता है *JRN, और एक होता है जर्नल रिसीवर ऑब्जेक्ट जिसका टाइप होता है *JRN RCV। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं। और जनरल क्या करता है, जनरल रिसीवर में जाकर जनरल एंट्रीज राइट करता है बेसिकली। तो जब भी हमारे PF में कुछ भी चेंज होंगे तो वो जनरल एंट्रीज जाकर जनरल रिसीवर में राइट हो जाएंगी। तो वो हमारा एक तरीके से बैकअप मेंटेन रहेगा। तो हमारे पास वो इमेज रहेगी कि बिफोर ये था, आफ्टर ये आया, या दोनों इमेजेस जो भी हम चाहें अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करके वो सेव कर सकते हैं जनरल रिसीवर्स में। तो जर्नल और जनरल रिसीवर बेसिकली ये जो 2 चीज़ें होती हैं, इनको यूज़ करके हम कमिट और रोल बैक परफॉर्म करते हैं। कमिट और रोल बैक, अगर मुझे अपने रिकॉर्ड्स को कमिट करना है फाइनली डेटाबेस में सारे चेंजेस, तो कमिट करते हैं। रोल बैक करना है, मान लीजिए कुछ दिक्कत हो गई, कुछ इश्यू हो गया, मुझे रोल बैक करना है प्रीवियस स्टेट पे, जो प्रीवियस करेक्ट स्टेट थी वहाँ पर, तो मैं रोल बैक का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर सपोर्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिकवरी हम दे रहे हैं जर्नलिंग फीचर का यूज़ करके। फॉरवर्ड का मतलब कि मेरे पास पुरानी टेबल है, मेरी नई टेबल आई मतलब मिस हो गई, कुछ भी हो गया, और मैं पुरानी टेबल है और मेरे पास जर्नल एंट्रीज है। जर्नल एंट्रीज वो जर्नल एंट्रीज जो उसमें उस टेबल पर परफॉर्म हुई थी, तो मैं उस पुरानी टेबल में उन जर्नल एंट्रीज को एडअप करके फॉरवर्ड सपोर्ट दे सकता हूँ कि हाँ भाई जो डेटा है वो अब आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद बैकवर्ड रिकवरी का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल मेरी टेबल है और उसमें मैंने कुछ अननोन मतलब गलत रिकॉर्ड्स इंसर्ट करा दिए, या फिर बाई मिस्टेक मैंने कुछ प्रोग्राम चला दिया, उसने कुछ रिकॉर्ड जाके इंसर्ट कर दिए, अब वो मुझे नहीं चाहिए। तो मेरे पास प्रीवियस स्टेट होगी रिसीवर इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिसीवर में,
तो उसको मैं रिस्टोर कर लूँगा और जो भी वहाँ की एंट्रीज होंगी जो नई एंट्रीज होंगी उसको वहाँ से रिमूव कर दूंगा, तो मेरी पुराना मेरा करेक्ट बैकवर्ड रिकवरी हो जाएगी, मतलब बैकवर्ड स्टेट प्रीवियस स्टेट जो करेक्ट स्टेट थी टेबल की वो अचीव हो जाएगी। तो मैं सपोर्ट कर सकता हूँ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिकवरी ऑफ अ टेबल ऑफ अ डेटा। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा हियर। यहाँ पर स्कीमा का एक कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग क्रिएट लाइब्रेरी करके क्रिएट लिब कमांड से क्रिएट लाइब्रेरी करते हैं जहाँ पर हमारी लाइब्रेरी क्रिएट होती है। बट आपने उसमें देखा होगा कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर क्रिएट नहीं होता है। तो क्रिएट स्कीमा क्या? क्रिएट स्कीमा जब आप strSQL करेंगे तो SQL सेशन से आप एक क्रिएट स्कीमा कमांड लिखकर एक स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं जो अपने आप में एक एज अ वर्क एज अ लाइब्रेरी, जो एक लाइब्रेरी है। बट डिफरेंस क्या है लाइब्रेरी क्रिएट लिए वो क्रिएट स्कीमा में? डिफरेंस ये होता है कि क्रिएट स्कीमा जब आप करते हैं तो वो एक जर्नल और जर्नल रिसीवर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है आपके उस स्कीमा में, उस लाइब्रेरी में, पर क्रिएट लिब नहीं करता है। तो क्रिएट लिब के केस में क्या होगा, अगर आपको अपनी फाइलों पर जो उस लाइब्रेरी में आपने बनाई हैं, जो टेबल आपने उस अपनी लाइब्रेरी में बनाई है, आपको उन पर जर्नलिंग करनी है, तो आपको पहले जर्नल रिसीवर फिर जर्नल ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जर्नलिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी उन टेबल्स पे जिन पे आप करना चाहते हैं। बट क्रिएट स्कीमा के केस में क्या होता है, जर्नल और जर्नल रिसीवर का ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है, और जब भी कोई नई टेबल हम बनाते हैं अपनी स्कीमा में, वो ऑटोमेटिकली उस जर्नल से जर्नल्ड हो जाती है। मीन्स उसमें QSQJRN जर्नल बनता है, तो उससे जर्नल हो जाती है ऑटोमेटिकली क्रिएशन के टाइम पे। तो इसमें ऑटोमेटिकली जर्नलिंग हो जाती है, हमें हैंडल नहीं करना पड़ता कुछ भी। तो ये एक बेनिफिट होता है क्रिएटिंग अ स्कीमा रैदर देन क्रिएटिंग अ लाइब्रेरी। तो हम अगर स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे लिए एक बेनिफिट है लाइब्रेरी क्रिएट करने के मुकाबले। तो टेबल क्रिएटेड इनसाइड स्कीमा ऑटोमेटिकली जनरल टू द जनरल इनसाइड स्कीमा QSQJRN। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं अपने एंड पे, एक क्रिएट लिब करिए और एक क्रिएट स्कीमा कमांड STSQL से करिए, और वहाँ पर उस लाइब्रेरी स्कीमा का नाम दे दीजिए, आप देखिए, फिर वर्क ऑब्जेक्ट करिए उस पर, और जाकर उसके अंदर आप स्टार ऑल करके वर्क ऑब्जेक्ट स्कीमा नेम देन /* ऑल चेक करिए आपके क्या आपके जर्नल ऑब्जेक्ट्स बने। उनके साथ आपको कुछ और कैटलॉग फाइल्स ही मिलेंगी, बट हम उसकी बात नहीं करें, हम सिर्फ जर्नल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं अभी। तो जर्नल ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। यूज़र कैन स्टॉप जर्नलिंग। अब यूज़र हैं, यूज़र चाहें तो जर्नलिंग को स्टॉप कर सकते हैं, बट अगर जर्नलिंग स्टॉप कर दी तो क्या होगा? मान लीजिए अगर आपने अपने सिस्टम में कमिटमेंट कंट्रोल ऑप्शन को *yes कर रखा है सारे प्रोग्राम्स को कंपाइल करने के टाइम पे, तो मतलब आप कमिटमेंट कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं कि सारे आपके डेटाबेस के चेंजेस कमिट हो जो भी होंगे। तो उस केस में अगर कमिटमेंट कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जर्नलिंग फीचर तो स्टार्ट रहनी चाहिए उस टेबल्स पे, वरना आपका कमिटमेंट कंट्रोल इशू कर जाएगा, आपके प्रोग्राम्स इशू कर जाएंगे, नहीं चलेंगे वो। तो अगर कमिटमेंट कंट्रोल स्टार नन है तब तो कोई इशू नहीं है, बट अगर यस है तो आपकी जर्नलिंग एक्टिवेट होनी चाहिए फाइल्स पर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मतलब जर्नलिंग जो है कमिटमेंट कंट्रोल के साथ वर्क करती है। तो बेसिकली जहाँ पर भी कमिटमेंट कंट्रोल हो वहाँ जर्नलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ये कुछ कमांड्स हैं, क्रिएट JRN RCV, क्रिएट JRN STRJRN PF, जर्नल रिसीवर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, जर्नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो इसी सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, पहले जर्नल रिसीवर फिर जर्नल, और फिर जब जर्नल क्रिएट करेंगे तो जर्नल में, क्योंकि हमें इस जर्नल रिसीवर को हमें देना पड़ता है, इसलिए सबसे पहले हम जर्नल रिसीवर क्रिएट करते हैं देन जर्नल क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर हम जर्नल पहले क्रिएट करने लगेंगे तो हम जर्नल रिसीवर ऑब्जेक्ट का नाम क्या देंगे, क्योंकि हमने तो अभी तक बनाया ही नहीं है वो। तो क्रिएट JRN करने से पहले हम क्रिएट JRN रिसीवर करेंगे, देन क्रिएट JRN करेंगे, उसमें रिसीवर का नाम मेंशन करेंगे जो हमने पहले स्टेप में बनाया है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जर्नलिंग किसी फाइल पे, तो STRJRN PF कमांड का यूज़ करके हम किसी फाइल पर जर्नलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये था जर्नलिंग का कॉन्सेप्ट। नाउ why we create a logical join logical files in real time। अब
तीसरा क्वेश्चन ये है कि जॉइन लॉजिकल फाइल हम रियल टाइम में क्यों बनाते हैं, क्यों हम LF क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? नहीं, हम LF भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट पे है कि हम किस समय क्या यूज़ करना चाहते हैं। बट यहाँ पर जॉइन LF का केस है, तो जॉइन LF का सिनेरियो आता कब है, रिक्वायरमेंट आती कब है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 फाइलें हैं PF1 और PF2 और उनमें कोई की है सेम है और उनके बेसिस पर मुझे दोनों ही टेबल से कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पहली टेबल में नेम ID है, नेम एज है, दूसरी टेबल में एड्रेस है और ID की करस्पॉन्डिंग है। मुझे नेम एज और एड्रेस तीनों चीज़ें चाहिए बेस्ड ऑन द ID। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं प्रोग्राम लिखूंगा, प्रोग्राम में दोनों फाइलों को रीड करूंगा, या अगर मैं उस पर दोनों पे LF भी बना दूँ तब भी दोनों को रीड करना पड़ेगा, 2 रीड ऑपरेशन हो जाएंगे। तो मैं नहीं करना चाहता हूँ उसे, मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही रीड ऑपरेशन में पूरा का पूरा डेटा रीड कर लूँ। तो उस समय पर मुझे जॉइन LF की रिक्वायरमेंट आएगी। तो मैं जॉइन LF क्रिएट करके इस एक ही रीड ऑपरेशन से पूरा का पूरा अपना काम कर सकता हूँ, डेटा को फेच कर सकता हूँ रियल टाइम में। तो मुझे एक ही रिकॉर्ड फॉर्मेट को रीड करना पड़ा, तो विच इज़ अ बेनिफिट फॉर मी। PF1 और PF2 को मिलाकर ज्वाइन किया तो जॉइन LF बना। एक से अब सिर्फ 2 ही नहीं, 2 से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं PF ज्वाइन, तो भी वो जॉइन LF ही बनेगा। 1 रीड ऑपरेशन गेट्स ऑल डेटा। अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसलिए हमने बोला कि क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं जो मैंने अभी बताया था कि मुझे नहीं रीड करना 2 फाइलें, मुझे एक ही फाइल, एक ही रिकॉर्ड फॉर्मेट को रीड करना है, तो मैं जॉइन LF बनाऊंगा। रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ कि आप इसका यूज़ करके PF को अपडेट नहीं कर सकते, आप इसका DFU पे डेटा नहीं देख सकते हैं, आप एक ही रिकॉर्ड फॉर्मेट स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही करेंगे। कमिटमेंट कंट्रोल आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप जहाँ पर भी अगर कमिटमेंट कंट्रोल आपके सिस्टम पर अगर चल रहा है तो वहाँ पर आपको GLF यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा कि जॉइन LF का मसला। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे, वाई वी हैव फील्ड रेफरेंस फाइल इन अवर एप्लीकेशन। अब फील्ड रेफरेंस फाइल अपनी एप्लीकेशन में हम क्यों बनाते हैं, अगर ये पूछा जाता है हमसे तो इसका आंसर क्या होगा। फील्ड रेफरेंस फाइल सबसे पहले होती क्या है, फील्ड रेफरेंस फाइल एक PF ही होती है बट उसमें डेटा नहीं होता है। एक PF, नॉर्मल PF में, फिजिकल फाइल में डेफिनेशंस होती हैं कुछ फील्ड की और उन डेफिनेशन के करस्पॉन्डिंग डेटा में स्टोर करते हैं, पर यहाँ पर कोई डेटा स्टोर नहीं करते, यहाँ पर सिर्फ फील्ड डेफिनेशन स्टोर करते हैं पूरे सिस्टम की। तो एक तरीके से मास्टर PF बोल सकते हैं इसे, या हम इससे बोल सकते हैं डिक्शनरी, कि हाँ भाई ये डिक्शनरी है, यहाँ से ही आप उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा बैंक का सिस्टम है और मेरा अकाउंट नंबर है 16 डिजिट का, मैं चाहता हूँ कि पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम में अकाउंट नंबर जो है वो 16 डिजिट का ही रेफर हो। हर कोई जब भी अगर कोई अपना एक नया प्रोग्राम लिखने जा रहा है और उसको अकाउंट नंबर की ज़रूरत है और वो अपनी एक दूसरी फाइल बना रहा है, तो उसको अकाउंट नंबर बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एक मैंने मास्टर PF फील्ड रेफरेंस फाइल या डेटा डिक्शनरी बोले हमने बना ली है, वहाँ पर मैंने उस अकाउंट नंबर को डिफाइन कर दिया ऑलरेडी। अब सिर्फ मुझे उसको रेफ़र करना है, उसको यूज़ करना है, मुझे बार बार डिफाइन नहीं करना है, मुझे एक ही बार उसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पर आता है फील्ड रेफरेंस फाइल का यूज़, इसलिए हम यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशन में, ताकि कोई डेवलपर आए उसे नहीं पता है कि ये 16 डिजिट का था और उसने आके उसको 17 कर दिया, तो उसके लिए एक इशू, ये तो एक इशू हो गया, एक बग हो गया कि 17 कैसे हो गया। और इन केस इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल आपको अगर उस अकाउंट नंबर की रिक्वायरमेंट आई कि 16 से मुझे 18 करना है अकाउंट नंबर, फॉर एग्जांपल कस्टमर इतने बढ़ गए कि उतने में नहीं सफिशिएंट हो पा रहा है, तो क्या होगा उस केस में, सिर्फ हमें उस फील्ड रेफरेंस फाइल में जाके 16 से 18 करना है, ना कि हर जगह करना है जहाँ जहाँ मैंने उस अकाउंट नंबर को रेफ़र किया है। सिर्फ उन जिन फाइलों में मैंने उसको रेफ़र किया उन्हें रिकम्पाइल करना है, इतनी सी बात। तो एक जगह चेंज करूँगा, एक जगह रखूँगा, तो ये मेरे लिए बेनिफिट है। तो इसलिए मैं फील्ड रेफरेंस फाइल का अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करूँगा। और जितने बड़े सिस्टम्स होते हैं उनमें ये सब ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ह्यूज डेटाबेस होता है उनका और उनकी ह्यूज डेटा डिक्शनरी होती है। तो फील्ड रेफरेंस फाइल PF विद नो डेटा, ओनली फील्ड डिस्क्रिप्शंस।
ऑल्सो नोन एज डेटा डिक्शनरी, जो मैं बता चुका हूँ। DD डेटा डिक्शनरी, ऑल डेफिनेशंस आर प्रेजेंट इन वन प्लेस, सारी की सारी डेफिनेशंस एक ही प्लेस पे होती हैं फील्ड डिफरेंस फाइल्स में। डेफिनेशन नीड्स टू बी डिफाइंड वंस, मतलब एक बार ही मुझे उसकी डेफिनेशन देनी कि वो कैरेक्टर टाइप का है, 16 लेंथ का है, इतना एक ही बार एक जगह मुझे लेंथ मेंशन करना है। और जितनी दूसरी फाइलें जो सेकेंडरी फाइल्स होंगी उसको रिफर कर रही होंगी, सिंपल, उन्हें डिफाइन नहीं करना है। डेफिनेशन नीड टू बी चेंज ओनली एट वन प्लेस। तो जब भी अगर इन फ्यूचर अगर उसकी रिक्वायरमेंट आएगी कि इसको कैरेक्टर नहीं इसको न्यूमेरिक कर दीजिए, या फिर इसको 16 नहीं इसको 17 कर दीजिए, तो सिर्फ मुझे एक ही जगह जाकर उसकी लेंथ चेंज करनी पड़ेगी फील्ड रेफरेंस फाइल में, ना कि कहीं और जहाँ पे वो रिफर्ड हो रही सेकेंडरी फाइल, उनको रिकम्पाइल करना पड़ेगा बस, ताकि वो सिंक में आ जाए, वरना वो पुरानी वाली फील्ड को रिफर करती रहेंगी। अब किन किन फाइलों से रिफर कर सकते हैं? DSPF में मैंने कोई फील्ड लिखी, मैं उसको भी रिफर करना चाहता हूँ, नहीं डिफाइन करना चाहता हूँ, मैं रिफर कर लूँगा अपनी डेटा डिक्शनरी फाइल से, डिपेंड करता है मेरे पे, मैं कर सकता हूँ। प्रिंटर फाइल में कर सकता हूँ, मैं डेटाबेस फाइल में कर सकता हूँ, बस LF में नहीं कर सकता, क्योंकि LF हमेशा और हमेशा ये मस्ट पॉइंट है कि वो हमेशा PF को ही पॉइंट करेगी, ना कि किसी और दूसरी टेबल को। LF हमेशा किसी न किसी अपनी PF को पॉइंट करेगी। अब किस कीवर्ड का यूज़ करके हम करते हैं? रेफ-एफएलडी कीवर्ड होता है, जिसका यूज़ करके हम ये किसी रेफरेंस फाइल से किसी फील्ड के एट्रीब्यूट्स को रिफ़र करते हैं। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है अपने चैनल में, शुरुआत के वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने DB2 में ये वीडियो बनाया है, तो आप चेक कर सकते हैं इसका वीडियो, रेफ-एफएलडी कीवर्ड के बारे में और जानना है अगर तो रेफ-एफएलडी कीवर्ड। अब मैंने मान लीजिए डेटा डिक्शनरी फाइल बनाई, मैं उसी फाइल में ही, फॉर एग्जांपल मैंने डेटा डिक्शनरी खुद एक फाइल है जिसमें डेफिनेशन स्टोर है, और वो किसी और फाइल, मान लीजिए मैंने अपनी एक छोटी सी फाइल बनाई PF2, और एक मास्टर फाइल है मास्टर PF नाम से, और मैं PF2 में एक अकाउंट नंबर यूज़ कर रहा हूँ, अकाउंट नंबर को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं रेफ़र कर रहा हूँ उसको रेफ-एफएलडी कीवर्ड से, और उसका मैं रिकॉर्ड फॉर्मेट और टेबल का नाम, मतलब टेबल का नाम रेफ़र करके और फाइल का नाम, फील्ड का नाम सब रेफ़र करके मैं उसको रेफ़र कर रहा हूँ। बट फॉर एग्जांपल उस मास्टर PF में खुद एक तीसरी फील्ड है, फॉर एग्जांपल अकाउंट इन्फो फील्ड है, वो भी 16 लेंथ की है, सेम उसकी है, मुझे उसको भी रेफ़र करना है, तो मैं उस डेटा डिक्शनरी में खुद रेफ-एफएलडी कीवर्ड का यूज़ करके उसी अकाउंट नंबर फील्ड को अकाउंट इन्फो से रेफ़र कर सकता हूँ, अकाउंट इन्फो में अकाउंट नंबर फील्ड रेफ़र कर सकता हूँ यूजिंग रेफ-एफएलडी कीवर्ड। सिर्फ वहाँ पे मुझे फील्ड देनी पड़ेगी रेफ़र करने के लिए, ना कि फाइल और रिकॉर्ड फॉर्मेट्स के लिए। तो ये एक बेनिफिट है, तो ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो इतना ही मतलब फाइल फील्ड डिफरेंस फाइल में कि क्यों हम अपने एप्लीकेशन में बनाते हैं, मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया इस पर। क्वेश्चन 5 आता है, वाई वी गेट दी लेवल चेक एरर्स इन रियल टाइम एप्लीकेशंस, एक्सप्लेन फ्यू सिनेरियोज। अब लेवल चेक एरर की बात करते हैं। लेवल चेक एरर की बात करने से पहले सबसे पहले लेवल की बात करते हैं, किस लेवल को की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब हम जब भी हम एक फाइल अपनी बनाते हैं क्रिएट PF करके, कोई डेफिनेशन देकर सोर्स फाइल से कंपाइल करते हैं, तो जब भी हम फाइल बनाते हैं उसमें कुछ फील्ड डिफाइन करते हैं, और उसके बाद हम DSPFD जब उस फाइल पे करेंगे, डिस्प्ले फाइल डिस्क्रिप्शन कमांड चलाएंगे, DSPFD देन फाइल नेम क्वालिफाई कर देंगे उसको लाइब्रेरी से, जिस लाइब्रेरी में प्रेजेंट है, library/फाइल नेम, लाइक दिस। तो जब हम ये करेंगे तो हम बॉटम पर आकर देखेंगे तो हमें रिकॉर्ड फॉर्मेट का नाम रिकॉर्ड फॉर्मेट दिखेगा, रिकॉर्ड फॉर्मेट ID, तो दिखेगा कि रिकॉर्ड फॉर्मेट लेवल ID इज दिस, एक रिकॉर्ड फॉर्मेट नेम होगा और एक रिकॉर्ड फॉर्मेट लेवल ID होगी, तो वो लेवल ID की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी एक फाइल क्रिएट होती है तो एक उसकी रिकॉर्ड फॉर्मेट लेवल ID सिस्टम जनरेट करता है, यूनिक ID जो होती है किसी भी फाइल की। अब जब हमने उस फाइल को अपने एक प्रोग्राम PGM1 में यूज़ किया और फिर मैंने उस प्रोग्राम को कंपाइल किया, तो उस टाइम पर उस फाइल की जो भी फॉर्मेट लेवल ID होगी, रिकॉर्ड फॉर्मेट लेवल ID, वो जाकर उस प्रोग्राम में स्टोर हो जाएगी, प्रोग्राम की कंपाइलेशन के टाइम उसकी डेफिनेशंस में स्टोर हो जाएगी।
अब सिस्टम में स्टोर हो जाएगी। अब क्या हुआ, मान लीजिए कि उस टाइम पे उस लेवल फॉर्मेट रिकॉर्ड फॉर्मेट लेवल आईडी थी L1, वो सेव हो गई जाके उस प्रोग्राम के अंदर L1। अब 10 दिन बाद या कुछ दिन बाद मेरे पास रिक्वायरमेंट है कि मुझे अपनी फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं। मैंने चेंज कर दिए, मैंने चेंज करके फाइल रिकम्पाइल मार दी या CHG कुछ भी कर दिया मैंने, और उसके बाद मैंने उस प्रोग्राम को रिकम्पाइल नहीं किया। तो क्या हुआ, जब मैंने उस प्रोग्राम को जब वो सिस्टम में कॉल हुआ, वो मुझे लेवल चेक एरर दे रहा कि भाई आपका प्रोग्राम नहीं चल सकता, अब ये लेवल चेक एरर आ रही है। तो लेवल चेक एरर क्या हुई कि वो जो L1 आईडी थी, मान लीजिए अब जब आपने रिकम्पाइल कर दी अपनी फाइल या चेंज PF कर दिया, तो आपकी जो लेवल आईडी थी वो चेंज होके L2 हो गई। अब सिस्टम ने जब दोबारा उसको जनरेट किया, अब उसने L2 जनरेट किया, तो आपकी फाइल की जो लेवल आईडी हो गई सिस्टम में करंट में क्या हो गई, L2। पहले क्या थी, L1। तो जब आपने कंपाइल किया था प्रोग्राम उस टाइम पे क्या थी, L1। तो जब L1 वहाँ पर थी और अब हो गई L2, तो आपने अपना प्रोग्राम दोबारा से तो कंपाइल नहीं किया, रिकम्पाइल, कि वो अपडेट हो जाए जाके L2। तो जब वो मिसमैच आया है L1 और L2 का, अब L2 है फाइल की और प्रोग्राम में सेव है L1 पुरानी वाली इमेज की रिकॉर्ड फॉर्मेट लेवल आईडी, तो अब यहाँ पर हमारा प्रोग्राम लेवल चेक एरर थ्रो करेगा हमें सिस्टम में कि आपकी लेवल चेक आईडी नहीं मिल रही है। अब ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था कि एक प्रोग्राम में एक फाइल है। अब मैं मान लेता हूँ एक प्रोग्राम में 50 फाइल है, तो हम कैसे जानेंगे कि किस फाइल की वजह से हमारा इशू आया है, ये किस फाइल की फॉर्मेट लेवल आईडी मैच नहीं कर रही है, अपडेट हो चुकी है अब, जो कि प्रोग्राम में अपडेट नहीं हुई है। तो ये चीज़ें लेवल चेक एरर CPF 4131 होती है। प्रोग्राम अटेम्प्ट्स टू एक्सेस फाइल whose record format level is different from record format level when program was compiled। मतलब प्रोग्राम उस फाइल को जब एक्सेस करेगा और उसका जो रिकॉर्ड फॉर्मेट लेवल आईडी है, अब वो डिफरेंट हो गया है उस प्रोग्राम में जो लेवल आईडी फॉर्मेट लेवल आईडी सेव है उससे, जब वो कंपाइल हुआ था, जो मैंने अभी समझाया आपको। अब उसके सॉल्यूशन क्या क्या है? सॉल्यूशन ये हो सकता है कि या तो जो आप सोच सकते हैं कि या तो आप उसमें एक ऑप्शन होता है जब आप क्रिएट PF करते हैं, कमांड फाइल क्रिएट करते हैं, या फिर आप ओवरराइड कमांड भी लिखते हैं, ओवरराइड डेटाबेस कमांड होती है एक, उसको CL में यूज़ करते हैं, तब आप एक लेवल चेक पैरामीटर होता है, ऑप्शन होता है जिसको आप स्टार नो सेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने ये लेवल चेक ऑप्शन स्टार नो सेट कर दिया, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टार यस होता है, अगर आपने ये सेट कर दिया तो आप का जब प्रोग्राम कॉल होगा तो सिस्टम आपके लेवल चेक को नहीं चेक करेगा। मतलब वो आपकी फाइल और आपके प्रोग्राम में सेव वो लेवल आईडी दोनों को मैच नहीं कराएगा और कॉल कर देगा प्रोग्राम को बिना किसी लेवल चेक एरर को थ्रो किए। बट क्या ये सही सॉल्यूशन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लीजिए आपने कुछ चेंजेस किए जिसकी वजह से, मान लीजिए आपने एक नई फील्ड ऐड कर दी और वो आप आपके प्रोग्राम में नहीं डिफाइन है, या फिर आपने कुछ भी एक एग्जिस्टिंग फील्ड थी उसको हटा दिया है प्रोग्राम से और फाइल से फॉर एग्जांपल, और आपने प्रोग्राम रिकम्पाइल नहीं किया है, आपने चेंजेस नहीं किया वहाँ, या कुछ भी नहीं किया, मतलब आपने नहीं किया जो आपको रिकम्पाइल करना था, आपने हटा दिया। तो क्या हुआ कि आप हो सकता है कि आगे चल के आपको डेटा डेसिमल एरर या कोई और एरर आपको आ जाए। तो ये एक सही तरीका नहीं है। अब दूसरा तरीका होता है रिकम्पाइल करना है प्रोग्राम को, बट प्रोग्राम रिकम्पाइल करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर मेरे उस प्रोग्राम में 50 फाइलें डिफाइन हैं तो किस फाइल की लेवल आईडी चेंज हुई है जिसकी वजह से मुझे लेवल चेक आई है। तो मैं कैसे सर्च करूँगा, कैसे ट्रैक करूँगा कि किस फाइल की लेवल फॉर्मेट लेवल आईडी मेरी चेंज हुई है उस प्रोग्राम से। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सॉल्यूशन एंड हाउ टू अप्रोच। सो मेरे पास एक कमांड होती है DSP pgmref। तो इस कमांड को यूज़ करके जब हम किसी प्रोग्राम पे DSP pgmref देन प्रोग्राम 1 मेंशन करेंगे तो मेरे पास सारी लिस्ट आ जाएगी। उस प्रोग्राम 1 में मान लीजिए 2 PF इंक्लूड है, तो PF1 PF2 उसका रिकॉर्ड फॉर्मेट आईडी और दूसरे का भी रिकॉर्ड फॉर्मेट आईडी आ जाएगा। दोनों का आ गया जो कि प्रोग्राम में सेव है। कब का? जब पहली बार प्रोग्राम कंपाइल हुआ था PF के कंपाइल होने के बाद। अब जब दोबारा से PF कंपाइल हो चुकी है उसका रिकॉर्ड फॉर्मेट आईडी हम कैसे चेक करेंगे? DSP FD देन फाइल नेम, और फिर हम उस फॉर्मेट लेवल आईडी जो DSP FD में दिखेगी मुझे उसको और यहाँ को मैच करेंगे। अगर वो अनमैच है तो इसका मतलब कि ये वाली फाइल
अपडेट हुई है और रिकम्पाइल हुई है, बट हमारा उसके करस्पॉन्डिंग हमारा ये वाला प्रोग्राम रिकम्पाइल नहीं हुआ है। तो इस तरीके से मान लीजिए, ये तो एक प्रोग्राम में एरर आई, आगे अगला प्रोग्राम कॉल होना था, वहाँ पे भी यही एरर आनी थी। तो आप सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपके सिस्टम में ऐसे कितने प्रोग्राम हैं जो उस फाइल को यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद आप उन सारे प्रोग्राम्स को ऊपर जाके DSP PGM रेफ करेंगे और उस पर्टिकुलर फाइल जो आपकी चेंज हुई है उसको चेक करेंगे कि उसकी फॉर्मेट लेवल आईडी क्या आपके प्रोग्राम में जो फॉर्मेट लेवल आईडी उसी फाइल के लिए दिखा रहा है वो सेम है या नहीं है। अगर नहीं सेम है तो आप उन सारे प्रोग्राम्स को जाके रिकम्पाइल करेंगे, वरना उन सारे आगे एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम्स में हो सकता है आपको एरर मिले, सेम एरर, और फिर से आपको फिर से यही करना पड़ेगा। तो ये DSP PGM रेफ कमांड जो कि बहुत ही यूज़फुल कमांड है, आप किसी रन कमांड ऑन द प्रोग्राम दैट इज DSP PGM रेफ देन प्रोग्राम नेम चेक फाइल रिकॉर्ड फॉर्मेट विद इन प्रोग्राम, उस फाइल के करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड फॉर्मेट को हम चेक करेंगे एंड देन वी विल मैच विद एक्चुअल फाइल रिकॉर्ड फॉर्मेट DSP FD देन फाइल नेम, और उसमें हमें रिकॉर्ड फॉर्मेट दिख जाएगा और हम उसको मैच करेंगे। और अगर अनमैच हुआ तो हमारा प्रोग्राम वो रिकम्पाइल में चला जाएगा, वरना वो रिकम्पाइल में नहीं जाएगा। उस प्रोग्राम को हमें रिकम्पाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उस फाइल को 50 प्रोग्राम यूज़ कर रहे थे, 50 प्रोग्राम में सिर्फ 5 जगह ही ऐसी थी जहाँ पर मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ, 5 जगह ऐसी थी जहाँ पर वो रिकॉर्ड फॉर्मेट लेवल आईडी में डिफरेंस था, अनमैच हो रही थी। तो उन सिर्फ 5 प्रोग्राम्स को मेरे कंपाइल करना, ना कि 50 को। तो इस तरीके से हम ये आपका लेवल चेक एरर्स को रियल टाइम एप्लीकेशन में फेस कर सकते हैं, और हम रिमूव भी कैसे कर सकते हैं हमने ये भी डिस्कस कर लिया है DSP PGM रेफ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। आई थिंक कि ये वीडियोस आपको पसंद आएगी और मैं इस तरीके की और भी वीडियोस अब बनाऊंगा आगे, ताकि कुछ बेनिफिट सबको व्यूअर्स को मिले। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।